बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और बिल्कुल तैयार हैं अपने इस वीक का आगाज़ करने के लिए और आज के दिन का आगाज़ करने के लिए। और हमारी एनर्जीज़ जो है ना, हमने वीकेंड के अंदर भरपूर रिचार्ज किया है सो दैट आकर आपको बता सके कि इस हफ्ते के अंदर और आज के दिन के अंदर क्या क्या होने वाला है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं मुज़म्मिल अली खान। और वीकेंड के ऊपर रेस्ट करते हुए एक चीज़ का एहसास हुआ आयशा मुझे, जिस तरह से आपने बात किया एनर्जी को रिचार्ज करने का। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लेटे हुए हैं, आप सुकून करें तो आप टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशंस डिफरेंट होती हैं और मैंने सर्च किया कि क्या क्या डेफिनेशंस हैं जिन पे हम गौर नहीं करते, और यही है आज के शो के आगाज़ पे अच्छी बात। अगर आप अपनी नर्व्स को रेस्ट दे रहे हैं, अगर आप अपने माइंड को और अपने नर्वस सिस्टम को रेस्ट दे रहे हैं और आप उस रेस्ट के बाद रिचार्ज होकर उठेंगे, उस रेस्ट के दौरान आने वाले काम के या नियर फ्यूचर में मौजूद काम की फिक्र आपने नहीं करनी। रेस्ट करना भी प्रोडक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा रेस्ट पता है कैसे होता है? फोन हाथ में, ये दिस इज नॉट रेस्ट। ये रेस्ट नहीं है। लेजर टाइम का मतलब होता है अपने आप के साथ वक्त गुजारना, रिफ्लेक्ट करना, गौर व फिक्र करना कि जो कुछ भी आपके ज़िंदगी के अंदर चल रहा है या जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, क्या वो आपको मज़ीद उन पहलुओं की तरफ लेकर जा रहा है जो आपको मज़ीद सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। उसके लिए अगर मौसम अच्छा हो तो फिर क्या ही बात है, हमारे न्यारे हो जाते हैं। तो मौसम के बारे में आगाज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की फोरकास्ट है। आज बारिश हो सकती है, महकमा मौसमियात ये बता रहा है। जबकि चित्राल, दीर, मालम जब्बा और सैदो शरीफ की बात करें तो वहाँ पर भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। यस, अब इस्लामाबाद के अंदर, एबटाबाद के अंदर अगर मरी, जेहलम, नीचे लाहौर तक आप इन एरियाज़ में चले जाएं, बारिश का इम्कान है। और हमने इस्लामाबाद में ओवर द वीकेंड हमने बारिश थोड़ी बहुत देखी भी है। जहाँ पर स्पेशली मैं रहता हूँ इस एरिया में तो बूंदाबांदी और फिर तेज़ बारिश भी हुई है। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, गढ़ी दुपट्टा और इनके आसपास के एरियाज़ के अंदर भी बारिश की पेशगोई है। और ऊपर चले जाएँ गिलगित, चित्राल, स्तोर, हुंजा और चिलास में भी बारिश मुतवक्के है। आई थिंक अब जो बारिश की जो स्पीड और बारिश की जो पेस है ना, उसमें थोड़ा सा स्लो पेस आ जाना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारा डैमेज है जो नॉर्थ में हो चुका है पिछले कुछ दिनों में। नॉर्थ में हो चुका है, लेकिन अगर हम बारिश, हमारी नाअहली की वजह से ये सारा डैमेज होता है, ये तो हम बात तय कर चुके हैं। लेकिन बारिश जब भी आती है ना तो हमेशा एक नए दिन की उम्मीद भी लेकर आती है। बारिश का मतलब है वो आकर सब कुछ धो देगी ताकि जिसने नया पैदा होना है ना वो अच्छे तरीके से हो सके। तो जनाब हम क्यों करें बारिश की और क्लाइमेट की और अच्छे मौसम की, तो अच्छे मौसम के अंदर अगर आपके सामने ग्रीनरी हो, ऑक्सीजन इन प्योरेस्ट फॉर्म होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये कुछ पौधे जो है ना वो अब खलाई स्टेशन पहुंचा दिए गए हैं, स्पेस में पहुंचा दिए गए हैं। ठीक है, बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर मुहिम 75 की कमान नासा की खलाबाज जेसिका मेयर कर रही हैं। और जेसिका ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के ऊपर पौधे की तस्वीर शेयर की हैं और उन्होंने ये बताया कि इस कैंपेन के दौरान ये अमला जो है ना ये पूरी तरह से हिफाजत कर रहा है और उसको ऑब्जर्व कर रहा है इन प्लांट्स को कि किसी तरह से ये प्लांट्स जो है ना जैसे ज़मीन पर उगते हैं वहाँ पर भी उगना शुरू हो जाए। बिकॉज आई थिंक ये जो बिलियनर्स है ना तैयारी कर रहे हैं इस दुनिया को छोड़ के जाने की। आप AI से डरती हैं, मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रही थी लेकिन आप ले गए हैं। अच्छा, अब आपको लेके चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग खबर की तरफ, जो एक हाई ब्रिज है लेकिन ट्रांसपेरेंट है। ये ग्लास की बनी हुई ब्रिज है, तो आप अपने पैरों से जिस वक्त नीचे देखेंगे तो कई 100 फुट आपको नीचे डेप्थ नजर आएगी। ब्रिज है सऊदी अरब के इलाके अल-बाहा में ये बना ब्रिज, शीशे का एक ब्रिज है। खूबसूरत मनाजिर आप देख सकते हैं और इस पुल के ऊपर तकरीबन 200 सयाह एक वक्त में वॉक करके जा सकते हैं। इसकी लंबाई 103 मीटर है और चौड़ाई इसकी तकरीबन 2 मीटर है जो विड्थ है इसकी। और मुझे ये बताएं, आप अगर इधर जाने का मौका मिले तो आप इसके ऊपर कर लेंगे आराम से? मैं तो कर लूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस ब्रिज, ये ब्रिज दूसरा ब्रिज है सऊदीया के अंदर। जो पहला ब्रिज, एक और ब्रिज है हमारे पास, स्काई ब्रिज है जो कि वो किंगडम गार्डन में है, रियाद में। और वो 992 फीट उसकी जो हाइट है ना, और वो भी इसी तरह का ये सस्पेंडेड ब्रिज है। अच्छा भाई, मैं तो नहीं जा सकती, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मुझे नीचे नजर आ रहा हो कि क्या क्या कुछ है और मैं इतनी ऊंचाई के ऊपर मौजूद हूँ और मैं चलना शुरू कर दूँ। इतनी बड़ी सुपर वुमेन नहीं हूँ मैं, मुझे चक्कर आ जाएंगे। वो जो घरों के ऊपर एक वो बनी हुई होती थी ना जिससे नीचे नजर आ रहा होता था, ठीक है, रोशनी के, मैं उसके ऊपर चलते हुए भी मुझे डर लगा करता था। लेकिन टाइम लगता है आपको थोड़ा सा यूज टू होने में। बहरहाल जी, यूज टू तो आप ना लंबे बालों के भी नहीं हो सकते। इस दुनिया के अंदर खवातीन मौजूद है जिन्होंने इतने लंबे लंबे बाल बना लिए हैं कि मैं कहती हूँ कि भाई हमसे इतने से बाल संभाले नहीं जाते कि 8-8, 9-9 फुट के बाल कैसे संभालते हैं। भारतीय खातून है जिन्होंने दुनिया में सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर उन्होंने नाम भी लिखवा लिया। उनका नाम है रेनू धरियाल। सबसे लंबे बाल रखने का आलमी रिकॉर्ड। और पता है कितने लंबे बाल हैं रेनू के? आई डोंट नो, मे बी
मतलब देखिए इतने होंगे, इतने होंगे, I think आपकी हाइट के बराबर होंगे। उनके बाल हैं 8 फुट 10 इंच, तकरीबन 9 फुट। मेरे से भी लंबे, आपसे भी लंबे बाल हैं उनके, रेनू के बाल। मतलब रेनू का ये रिकॉर्ड जो है ना, ये बालों की तस्दीक इस अप्रैल में हुई थी और भारत की रियासत उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी से इनका ताल्लुक है। और इससे कबल ये रिकॉर्ड यूक्रेन की आलिया के पास था, जिनके बालों की लंबाई 8 फुट 5.3 इंच के करीब थी। और इस हवाले से रेनू की तरफ से ये कहा गया कि मैं 2015 से मुसलसल कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बाल लंबे होते जाएं, तो वो बाल उन्होंने फाइनली इतने लंबे कर लिए हैं कि रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, वैसे ना जब भी कभी आप कोई रिकॉर्ड तोड़ते हो ना, तो एक बड़ी प्लेजर वाली फीलिंग आपको आ रही होती है कि आई एम द बेस्ट इसके अंदर। लेकिन बेस्ट इंसान को बेस्ट बिहेवियरिज्म की तरफ भी चेस करना चाहिए। हम अपने आप पे तो तनकीद करते हैं, अपनी पार्लियामेंट पे, अपने लोगों पे, अपने सियासतदानों पे तो करते हैं, लेकिन अब मैं आपको वो बात बताने को थोड़ी सी ना चौंका देगी। हुआ ये है कि कोसोवो की पार्लियामेंट में किसी छोटे मोटे वजीर पे नहीं, बल्कि वजीर आजम पर अंडों की बारिश की गई। आप शॉट्स देख सकते हैं। ऑपोजिशन रुकन कायम मकाम वजीर आजम के जो कि है ना उठ के आके और मारे गए अंडे। अब अंडे फेंकना हमारे यहाँ पे बर्थडेज पे हाई स्कूल के बच्चों का काम था, जो कि हम देख रहे हैं कि कोसोवो की पार्लियामेंट के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से अपने हाथ बुलंद करके प्रोटेक्ट किया जा रहा है और अंडे चल रहे हैं कोसोवो की पार्लियामेंट के अंदर। जो स्पीकर हैं उन्होंने फिर बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा जरा कहा भी, कुछ बातें हुई भी, कुछ कलाम एक्सचेंज भी हुआ। बट द थिंग इज द शॉकिंग न्यूज कि कोसोवो के अंदर वजीर आजम और अंडे, आई मीन इसके बाद कोई बात बचती है वैसे नहीं बचती करने के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, इस तरह की खबरें जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड से और इस तरह के ममालिक से देखते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि नहीं वो भी हमारे ही जैसे ही हैं तकरीबन। वो उधर भी लड़ाई होती है ना, तो एक दूसरे के ऊपर वो मार कुटाई पर आ जाते हैं। ऑलराइट जी, हम जरा आपको यहाँ से अब लेकर चलते हैं, एक थोड़ी सी सैड खबर है, अर्जेंटीना की तरफ लेकर चलते हैं, जहाँ पर हम जानते हैं कि स्टार फुटबॉलर हैं लायनल मेसी। उनके वालिद 68 बरस की उम्र में हो गया उनका इंतकाल। मेसी के वालिद होर्हे मेसी अर्जेंटाइन के शहर रोज़ारियो के एक तिब्बी मरकज़ में तवील अलालत के बाद वफ़ात पा गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बाद मेसी ने अपने वालिद के साथ भी वक्त गुजारा था, जिसके बाद वो अपने क्लब इंटर मायामी में वापस शामिल हुए और एक हफ़्ता पहले दोबारा से एक्शन में नजर आए थे। मेसी के वालिद अपने बेटे के फुटबॉल करियर में अहम तरीन मुआवनीन में से एक थे, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेसी को मेसी बनाने के लिए, मेसी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनके वालिद का बहुत बड़ा साथ था। डेफिनेटली मेसी जो है वो इस वक्त बड़ी तकलीफ और दुख से गुजर रहे हैं। किसी का बाप चला जाए तो जाहिर है इंसान को तकलीफ होती है। मेसी के इब्तदाई दौर के अंदर ही उनका भरपूर साथ जो है वो अक्सर खबरों की जीनत भी बना करते थे और कई बरस तक उनके नुमाइंदे के तौर पर, यानी कि उनको रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर। जो फुटबॉल फैंस हैं वो ये जानते हैं कि मेसी की अपनी भी हेल्थ कंडीशंस थी कि जिनकी वजह से फिर वो जो कि है वो बार्सिलोना में जब उनका पहली दफ़ा आना हुआ, जिस तरह से और जिस तरह से मेसी को सपोर्ट किया गया फुटबॉल क्लब की तरफ से, उस सारे टाइम के दौरान जो उनका ख्याल रखा और जो उनके सबसे करीब इंसान थे वो उनके फादर ही थे, जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे और उनको ही वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ द मैटर्स रिगार्डिंग मेसी। लेकिन उनका अफसोस है हमें। एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो है वो खेल की फील्ड के अंदर अपना कारकर्दगी जो कि वो बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास बॉक्सर्स हैं, हमारे पास क्रिकेटर्स हैं, हमारे पास कराटे के प्लेयर्स हैं, टाइक्वांडो के प्लेयर्स हैं और अब है खबर हमारे पास स्क्वॉश की। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वॉश के खिलाड़ी उमैर आरिफ ने हांगकांग जूनियर स्क्वॉश ओपन का जो अंडर 17 टाइटल है वो जीत लिया और पाकिस्तान का परचम किया है बुलंद। और जूनियर स्क्वॉश ओपन अंडर 17 के फाइनल में उमैर आरिफ ने इंग्लैंड के प्लेयर को हराया जो कि लूक मैकब्राइड जिनका नाम है, और 3-2 से शिकस्त दी। 3-2 से शिकस्त देने का मतलब है कि हम लोग एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं। ठीक है, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, जो स्क्वॉश में ये अच्छा मार्जिन बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और ये कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं कहती, अगर आप अच्छे तरीके से हार जाते हैं ना, अच्छा खेलते हुए हार जाते हैं तो फिर भी इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन आप अच्छे तरीके से जब जीतते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो उमैर को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो एज अ होल भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब जानते हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चल रहे हैं और आज 10 अगस्त को तीसरा मरहला इस वक्त जारी है। पोलिंग पूंछ डिवीज़न के 2 अजला के 4 हलकों में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। ज़िला बाग के 3 हैं और हवेली के 1 हलके के अंदर मैदान सजा हुआ है। मजमूई तौर पर हम बात करें तो 82 उम्मीदवार हैं जो इस वक्त मैदान में हैं और सबसे ज़्यादा 30 उम्मीदवार LA-15 बाग में
आमने सामने। अच्छा भी बाग के लोग बड़े पॉलिटिकली लिटरेट अच्छा कर रहे हैं, दिल बाग बाग हो रहे हैं उनको देख करके, वो सामने उनको देख के आई थिंक सारे पाकिस्तान को इसके जो है ना वो फुटस्टेप्स पे चलेंगे, वोट दिया करें, बाहर आया करें, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया करें। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि है उसके अंदर मुकाबला इनके आपस में चल रहा है, सख्त है। इस मरहले में भी बड़े बड़े नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। अब मुकाबले पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर LA-17 से उम्मीदवार सामने आए हैं और LA-14 से साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो पूंछ डिवीज़न से 2 हलकों से हैं और इसी के साथ जो मैदान है वो गया है सजब। हमारे पास एक तरफ से आ रहे हैं बयान के जो आ रहे हैं कि जी यहाँ पे धांधली हो रही है, हमारे पास दूसरी साइड से आ रहा है कि हम लोग फर्मली जीते हैं। जो फर्मली जीत रहे हैं इस वक्त लीड में है इस पूरे इलेक्शन में वो तो नून लीग है, हम सबको नजर आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम पार्टी जो है ना पीपल्स पार्टी उनकी तरफ से आ रहा है कि भाई वो कहते हैं हमारी पार्टी आपने खराब कर दी है, पार्टी ये कह रही है। आमिर अली हमारे नुमाइंदे बाग से हमारे साथ मौजूद है, जरा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि जो 4 हल्के हैं यहाँ पर कैसा टर्नआउट नजर आ रहा है, क्या इंतजामात हैं। आमिर ओवर टू यू, बताइएगा पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, कुछ चहलकदमी पोलिंग स्टेशंस पर नजर आ रही है, वोटर्स आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, जो पोलिंग का अमल है ये तकरीबन सुबह सवेरे 8 बजे शुरू हो चुका था। सीधा पोलिंग स्टेशन जो हमने 3 हलकों के जो हम विजिट किए हैं वहाँ पर जो खवातीन और मर्द वोटर्स की काफ़ी तादाद मौजूद है, लेकिन जो टर्न आउट होना चाहिए था वो अभी नहीं है, चूँकि हमारा ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो लोग हैं वो दिन को सुबह जो है अपने काम काज करने के बाद आते हैं, तो यहाँ पर तवक्को ये की जा रही है कि दिन के औकात में या जब पोलिंग का अमल करीब खत्म होने के करीब होगा तो उस वक्त अच्छा टर्नआउट देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से आमिर फिर धांधली के इल्जामात भी हैं और फिर इससे पहले 2 हलकों में भी वो कर चुके हैं, आज भी आपको नजर आ रहे हैं कि वो शिकवा कर रहे हैं, हालांकि अभी आगाज ही हुआ है दिन का? देखिए जी, जो जिन पोलिंग स्टेशन का हमने अपनी टीम के हमरा जो दौरा किया है वहाँ पे तो बहुत अमन पोलिंग जारी है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी का ये इल्जाम इस लिहाज से भी है कि चूंकि ये किस्तों में जो इलेक्शन करवाए गए हैं, इन इलेक्शन की वजह से जो हमारा जो पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार जो पुंछ डिवीजन में है, इनकी जो उस तरह की जो एक जीत के लिए जो आसार थे वो कम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो जीतने वाली पार्टी की तरफ जाएं, तो उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन इकट्ठे होते तो शायद हमारी पोजीशन इससे कहीं ज्यादा बेहतर होते, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते। बिल्कुल इसी तरह से शिकवा उठाया जाए। अब बात यह है कि हमें कुछ न्यूज़ ये भी मिली थी कि जी जो वोटर टर्नआउट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम बाग की तरफ देखते हैं तो बड़ा प्रोमिनेंट वहाँ पे मतलब इलेक्शन खेला जा रहा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं। वोटर टर्नआउट की ऑन ग्राउंड सिचुएशन अभी तक क्या रही है? जी देखें जी, मैंने जो जिन पोलिंग स्टेशन का मैंने विजिट किया है उनमें से एक पोलिंग स्टेशन जो है वो जो हमारा पोलिंग स्टेशन नंबर 17 है, इसमें टोटल वोटर्स की तादाद 1100 के करीब है, 1100 समथिंग है, और यहाँ पर खवातीन वोटर्स की तादाद 590 है और मर्द वोटर्स की तादाद 594 है, और अब तक के जो टोटल वोट हैं वो तकरीबन 100 के करीब पोल हुए हैं। तो इस लिहाज से अभी तो टर्नआउट कम है। इसी तरह फिर हमने एक और जो पोलिंग स्टेशन हमने विजिट किया है उसमें भी जो तादाद की अभी तक की जो टर्नआउट है उसके मुताबिक काफी कम रही है। वहाँ पे मौजूद जो हमारे सियासी कारकुन थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि चूंकि हमें उम्मीद करते हैं कि शायद शाम तक बेहतर हो, जैसे पोलिंग स्टेशन नंबर अभी स्टार्ट हुआ है, शाम तक हो जाएगा। बिल्कुल अभी इंतजार करना पड़ेगा, तीसरा और आखिरी मरहला है, देखते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग क्या फैसला सुनाते हैं। आमिर बहुत शुक्रिया आपका। पहले मरहले में नशिस्तें थी, इसके ऊपर नून लीग ने 9 नशिस्तें हासिल की, पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 आई थी। दूसरे मरहले में तकरीबन 21 नशिस्तें थी, 15 नून लीग ने जीती और 6 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई थी। अब देखते हैं तीसरे मरहले के अंदर क्या सिचुएशन बनती है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे के बाद पता चलेगा। शाम 5 बजे तक पोलिंग के अमल में आएंगे लोग आगे, जो जिस तरह होता है हर इलेक्शन में कि जब क्लोजिंग होने लगती है तो हम वैसे भी लास्ट मिनट लोग हैं जो भाग रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसमें हम लास्ट मिनट नहीं है ना, वो है कि अगर हम लोगों ने दुनिया में पीस प्रिवेल कराने के लिए किसी चीज़ में हाथ डालना है तो पाकिस्तानी कौम उस चीज़ में लेट नहीं करती। मैं पक्का कह सकता हूँ, आई एम वेरी श्योर। आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास सबूत है, जो मुफाहमती याददाश्त यहाँ पे साइन हुई थी वो सबूत है। प्लीज चले हम इसके बारे में बता देते हैं और सबूत आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने
मुश्तरका सलामती और दिफाई ताउन को नई सतह पर ले जाने के लिए मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर अगर हमला होगा तो वो तीनों पर हमला कंसीडर किया जाएगा और इसकी आम शिक़ें जो है ना उसके मुताबिक ये भी सामने आया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और तीनों ने दस्तखत भी कर दिए, जबकि ये तकरीबन 1 साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद तय पाया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तकरीबन 2 से 3 साल से इसके ऊपर बातचीत चल रही थी, लेकिन तीनों ममालिक ने यह वाज़ेह किया है कि मुआहिदा किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इसको ये समझा जा रहा था, जो इस वक्त कंडीशन चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, कि शायद ये उस तनाजुर में है, लेकिन ये क्लैरिटी आई है कि किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये दिफाई नौइयत का मुआहिदा है। ताहम ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त के अंदर सामने आया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई हसास है और हर कोई इंतज़ार कर रहा है और टीवी के सामने बैठा होता है कि आप पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो अब बनने जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है ये, तुर्की के लिए क्या मानी रखता है, सऊदी अरब के लिए क्या मानी रखता है, ओवरऑल खित्ते के लिए क्या मानी रखता है मुआहिदा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, आयशा मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया जी, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर, थोड़ा सा ना कॉन्टूर ज़रा डिस्क्राइब करें कि ये मुआहिदा तो चले हो गया कि एक पे हमला, तीनों पे हमला कंसिडर किया जाएगा, खुदा न खास्ता कोई पीस को स्पॉइल करने लगता है और किसी एक पे हमला हो जाता है, किस तरह से बाकी 2 स्टेट्स रिस्पॉन्ड करेंगे? हार्ड पावर इन्वॉल्व होगी क्या, ये इसका पार्ट है या नहीं? पहली बात तो यही है कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि उसकी क्लॉजेज नहीं डिस्प्ले की गई या पब्लिक नहीं कही गई, और वो बट डिजाइन ही होता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बिकॉज आपके दुश्मन यही तो गेस करना चाहते हैं कि आपकी क्या थ्रेशोल्ड्स हैं, कौन से ऐसे हालात होंगे आप कन्वर्ज करेंगे और कौन से ऐसे हालात होंगे कि आप नहीं कन्वर्ज करेंगे। तो ये तो एम्बिगुअस रखी जाती हैं, और खासतौर पर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ऑब्वियसली वेपन रखने वाला भी मुल्क है, तो और ज्यादा एक मैसेजेस और मिस इंटरप्रिटेशन का रिस्क होता है। तो इसलिए पहली बात तो ये है। जहां तक आप कह रहे हैं कि कैसे कन्वर्ज करेंगे, मैं एक डिस्पेल कर दूं एक इंप्रेशन या मिस परसेप्शन। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता तुर्की या सऊदी अरब पर हमला हुआ, यहाँ से F-16 और हमारे JF-17 थंडर और J-10C यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और रास्ते में दुश्मन को इंटरसेप्ट करके गिरा देंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आपने वैल्यू ऐड करनी होती है पीस टाइम के दौरान, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी होती है और अपना स्ट्रेंथ पीस टाइम में बढ़ाकर इस हद तक ले जाते हैं और इस हद तक खौफ पैदा कर देते हैं अपने दुश्मनों के ज़हनों और दिमागों में कि वो हिम्मत ना करे। जब हिम्मत कर ली तो इसका मतलब डिटरेंस फेल हो गई। तो ये बुनियादी तौर पर डिटर करने के लिए होता है, और डिटर करने के लिए मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छी अल्लाह ताला की तरफ से कोई कॉम्बिनेशन मिल सकती थी कि तुर्की और पाकिस्तान मोस्ट मॉडर्न मुल्क हैं इस्लामिक उम्मा के अंदर, टेक्नोलॉजी और जितना इनका एडवांटेज है वो और मुल्कों का नहीं है। सऊदी अरब के पास फाइनेंशियल मसल है, तो ये कन्वर्जेंस एक बहुत जबरदस्त है जी, एक नेचुरल है। लेकिन जो आप बहुत सी जहतें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो जो मखसूस हमारे पास वक्त होता है ना उसके अंदर सबको हम कुछ ना कुछ टच कर लें। इस मुआहिदे को सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिएगा हम क्या समझे, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ था इसकी एक्सटेंशन तस्वुर करें या फिर वो बिल्कुल अलग मुआहिदा है और ये मुआहिदा अलग होगा? मेरा ख्याल है वैल्यू एडेड है, क्योंकि एक और मुल्क ऐड हो गया है। ऑलमोस्ट जितना पहले बताया गया था बायलैटरल मुआहिदे में सऊदी अरब और पाकिस्तान के कि एक पर हमला दूसरे पर होगा, अब हमने कहा तीनों पर हमला होगा, तो ये वैल्यू एडेड हुई है। बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, पाक फिजाइया ने बहुत ज्यादा कोलैबोरेट किया ओवर द ईयर्स तुर्की के साथ और टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के साथ। मैं आपको मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ कि टर्की आज से 25 साल पहले ईयर 2000 में सिर्फ $1 बिलियन की डिफेंस इंडस्ट्री थी और सिर्फ $200 मिलियन का वो हार्डवेयर मिलिट्री एक्सपोर्ट करते थे। आज 25 साल बाद वो 1 बिलियन से 20 बिलियन पे हो गई है, और जो 200 मिलियन की एक्सपोर्ट थी वो $8.5 बिलियन हो गई है। तो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट व्हाट टर्की इज केपेबल ऑफ। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को ये भी बताता है चिश्ती साहब कि सऊदी अरब और तुर्की का हमने काफ़ी डिफेंस के अंदर काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी हम पास्ट में देखते जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि माजी में हमने देखा है कतर के मामले के ऊपर तुर्की और सऊदी अरब जो है ना वो काफ़ी नेक टू नेक थे एक दूसरे के साथ। दैन जमाल खशगी वाला मामला भी हमें याद है। अब आपको लगता है कि ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये नया मुआहिदा होना कि जो स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीनों ममालिक के लिए। जो छोटे सारे इश्यूज थे या कॉन्फ्लिक्ट्स माजी में रहे हैं, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं, हम ये समझ लें। जी बिल्कुल, ये प्री रिक्विजिट होता है। जब आप बिगर या स्ट्रेटेजिक लेवल पर कोलैबोरेट करते हैं तो फिर नॉन इश्यूज या पैटी इश्यूज या टैक्टिकल लेवल के जो आपके इरिटेंट्स होते हैं वो सबसाइड भी कर जाते हैं और करने पड़ते भी हैं आपको। देखिए जो बेस्ट है ना आयशा इस एग्रीमेंट के अंदर, मैं ये देखता हूँ कि तीनों मुल्कों के दरमियान कोई काबिल जिक्र इरिटेंट्स नहीं है विद इन। आमतौर पर होता है कि जब आप कन्वर्ज करते हैं तो कुछ चीजों पे आप कन्वर्ज करते हैं और कुछ पे आप एक रिलक्टेंट रहते हैं कि अप्रीहेंशन या फियर होता है आपको, वो नहीं है यहाँ पर। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है जो दुनिया को देखना चाहिए कि तीनों ममालिक के बड़ी जो पावर्स हैं, चाइना, रूस और सबसे बढ़कर अमेरिका के साथ भी कोई इरिटेंट्स नहीं है। आमतौर पर होता यह है कि जब इस तरह के मुल्क कन्वर्ज करते हैं तो एक मुल्क किसी के अम्ब्रेला में या इन्फ्लुएंस में होता है, दूसरा किसी और में होता है, और जब बुरा वक्त खुदा न खास्ता आता है तो फिर वो इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो रोल नेगेटिव प्ले करते हैं और वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाता इस तरह का लाइन्स। तो यहाँ मैं ये देखता हूँ कि तीनों ममालिक के विद इन भी इरिटेंट्स ना होने के बराबर है और आउटसाइड भी जो वर्ल्ड है उनके साथ भी ताल्लुकात बड़े इसका दायरा मजीद बढ़ सकता है, मजीद मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं चिश्ती साहब? डेफिनेटली, मैं तो फोर्सी इवन ईरान तक मैं ख्वाहिशमंद भी हूँ और मेरी ऑब्वियसली मेरा तरजीह ये है कि अभी क्योंकि ईरान हर्ट है, अभी प्रोसेस ऑफ वॉर में है, अभी उसको कोई टेक होम बहुत ज्यादा कोई एडवांटेजेस नहीं मिले अमेरिका से जंग के रिजल्ट में, तो अभी मुझे लगता है कि ईरान की एप्रीहेंशन लॉजिकल है और उस पर कोई अनहोनी बात मुझे नहीं लगती जब ईरान की तरफ से या उनके मीडिया की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि वो कंफर्ट लेवल में नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ही ये जंग बंद होगी ईरान की, उसको एक बैकअप के तौर पे कंपनसेशन मिलेगी, उनका ट्रेड खुलेगा, तो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। देखिए कॉमन एनिमी बड़ा होना जरूरी है आयशा इसके अंदर, और कॉमन एनिमी हमें पता है। तो इजराइल जिस तरह से अभी अटैक किया, ईरान को भी पता है कि अगर जितना मैंने वैक्यूम दिया मुसलमान ममालिक के दरमियान, खासतौर पर इस खित्ते के जो मुसलमान मुल्क हैं, तो उतना ही इजराइल को ज्यादा चांस मिलेगा पेनिट्रेट करने की। और जितना ये बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई, चाहे वो फॉर्मल डिक्लेरेशन के तहत हो या वैसे बॉन्डेज हो, उतना ही जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस पर्टिकुलरली इजराइल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो कहा जाता है ना, एक को मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें मुस्लिम ममालिक एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना एनालिसिस इस सारी सिचुएशन शेयर करने के लिए। इस एनालिसिस की लाइट में अगर देखा जाए तो यूजुअली इस तरह होता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स ठंडे होना शुरू होते हैं, ब्रीदर मिलता है, तो फिर स्टेट्स कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनका पार्ट बनते हैं। अदरवाइज ईरान के इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, जिस तरह से चिश्ती साहब ने कहा। अब ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो उस तरफ पेशरफ्त है वो क्या है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात अब एक अहम मोड़ पे दाखिल हो चुके हैं। और अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा ये किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आबनाए हरमुज़ खुलने पर फतह का ऐलान करने वाले थे। सही है। अब आबनाए हरमुज़ का मसला हमें नज़र आया है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो भी नया मोड़ है, ये नया मोड़ खूबसूरत मोड़ है या ये नया मोड़ एक नया मोड़ तब खूबसूरत होगा जब ईरान के मुतालबात मान लिए जाएंगे। नई कंडीशंस अब रखी हैं ईरान ने अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने। वो कहते हैं कि फौरी तौर पर जो थ्रेट्स हैं उनको रोका जाए, रीजनल अटैक्स को रोका जाए, जो मिलिट्री वहाँ पर मौजूद है उसका विड्रॉल किया जाए, कॉम्पनसेट किया जाए, जो सैंक्शंस हैं उनको हटाया जाए, उनके एसेट्स जो फ्रीज किए हुए हैं उनको भी रिलीज बेसिकली जो पहला पार्ट था इस वॉर के बिल्कुल स्टार्ट में, आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। ये नया मोड़ कैसे है? ये पेनरोज स्टेयरकेस होता है ना कि आप आगे चलते रहें और आप मुड़कर देखते हैं तो आपको पता चलता है मैं तो वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ से हमने आगाज किया था। लोग कि अब अगर आगाज हो तो हम एक्सपीरियंस के साथ आगाज करें और दोबारा से नुकसान ना करें, जो हम पिछले तकरीबन 5.5 महीने से करते आ रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी अहम खबरें हैं हमारे पास, उन पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक बाद साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक जी। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारे एड हॉक मसले होते हैं और एड हॉक सोल्यूशंस होते हैं तो फिर एड हॉक न्यूज़ भी आ जाती है एकदम से। अब सीन ये है कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुल्क में हड़ताल का ऐलान कर देने के बाद और इस सामान के आने जाने की जो तरसील थी और कारोबारी सरगर्मियाँ थी, इन पे असर डलने के बाद बात ये हुई है कि ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत और कीमतों के रद्दोबदल के अंदर जो डेली ऊपर नीचे हो रही थी, डीजल की कीमत रोज़ाना चेंज हो रही थी, टोल टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन आम टैक्सी वालों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है जिस टाइम पे, तो वो भी सोच के चलते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों को मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद भी बुला रही है। इस्लामाबाद बुला के यकीन दहानी दिला रही है कि जी आपके जायज़ मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे, मामलात का सलूशन ढूंढा जाएगा और ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली जाएंगी। क्योंकि मुल्क के अंदर
बंदरगाहों का, सनतों का, मंडियों का और कारोबार का जो सारा एक सर्कल है वो ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्ट बंद तो सब बंद, यानी कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी कपड़े से लेके आलू चीनी तक महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और आपको याद है, अगर आपको याद हो, आपकी मेमोरी अच्छी हो, मेरी थोड़ी सी इस मामले में बेहतर है कि जब ये रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तब्दील होने की बात की गई थी तो मैंने कहा था कि ये वाली चीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि इसको बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा था कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस होंगी फौरन उसका असर जो है ना वो आ जाएगा हमारी लोकल मार्केट के ऊपर भी। अब ये नज़र आ गया और ये नविश्ता दीवार भी था कि इस तरह की सूरत हाल बनेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के सदर हैं मोहम्मद अवैस चौधरी साहब। उनकी तरफ चलते हैं, जानते हैं कि बेसिकली उनके मुतालबात हैं क्या। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये हड़ताल इस वक्त जारी है, सबसे पहले तो जो बुनियादी मुतालबात हैं वो शेयर कीजिएगा हमारे साथ, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के क्या हैं? हमारे बुनियादी मुतालबात है कि पाकिस्तान में जो डीजल की रोजाना बढ़ती हुई कीमतें हैं इनको कम किया जाए और इसका जो रद्दोबदल का तयन है वो माहाना बुनियादों पे किया जाए। और इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं, टोल टैक्सेस में हुकूमत ने पिछले 2 साल में तकरीबन 200% इजाफा कर दिया है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए। इसके साथ हमारा एक दरीना इशू है एक्सल लोड लिमिट की इम्प्लीमेंटेशन। हम पूरे पाकिस्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स चाहते हैं कि पाकिस्तान की शाहरात के ऊपर ओवरलोडिंग का खात्मा हो और एक्सल लोड लिमिट का नफाज किया जाए। लेकिन हमारा ये भी मुतालबा है कि एक्सल लोड नफाज को अक्रॉस द बोर्ड किया जाए और इसकी असल रूख के मुताबिक इसको नाफज किया जाए। इसके साथ साथ हमारा एक और मसला है विद होल्डिंग टैक्स। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर, गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स को 7% कर दिया है, जो कि हमारा ही एक अलग डिपार्टमेंट है। ऑयल टैंकर जो लिक्विड की ट्रांसपोर्टेशन के सिलसिले में गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं उनके ऊपर आज भी विद होल्डिंग टैक्स 2% है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसको 4%, हमें जो 7% किया गया है उसको 2% पे वापस। अच्छा, थोड़ा सा ना इस तरफ इशारा भी मिल रहा है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद होगी तो फिर बंदरगाह इम्पैक्ट होती है, बंदरगाह से आने वाला माल इम्पैक्ट होता है, कारखाने इम्पैक्ट होते हैं। अब हो ये रहा है कि यहाँ तक भी जो माल की और चीज़ों की तरसील है वो मुतासर हो रही है। क्या बरामदी कार्गो और सनतों को भी फौरी नुकसान पहुँचेगा, खदशा है, और कितना है अगर है ये चीज़ सच तो? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% ये समझता हूँ कि बरामदी जो इंडस्ट्रीज हैं और जो दरामद और बरामद सामान होता है ये सारा कुछ मुतासर होगा। जब सप्लाई चेन रुकेगी तो चूंकि आप समझ सकती हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो 96% कार्गो जो उठा रही है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है हमारी, 4% कार्गो सिर्फ रेलवे के ऊपर जा रहा है। और हमारी अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया जिस तरह से सिर्फ जाम है, रुका रहता है, तो ना सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर दबाव आएगा बल्कि कॉमर्स और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बरामदी सामान है उसके भी शिपमेंट्स वो मुतासर होंगे। हम इसीलिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट हम स्ट्राइक के ऊपर नहीं गए। हम पिछले 15 दिन से गवर्नमेंट को वार्न कर रहे थे, हमने खतूत लिखे, हमने इन तक पैगामात पहुंचाए और इसके साथ साथ हमने गवर्नमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह किया। हमने हड़ताल से 5 दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नमेंट को आगाह किया कि आप हमारे साथ बैठे, हमारे मुतालबा तस्लीम करें। अगर आप हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे तो हम इस स्टेट से स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जब अच्छा चौधरी साहब, अब देखें, बात जो है उसको हल की तरफ लेकर जाना है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुज़ाकरात हों और हुकूमत ने आपको बुलाया भी है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कितनी गुंजाइश दिखाएगी आपके मुतालबात को मानने की? जी बिल्कुल, हम आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए और हमेशा ही हमने नेगोशिएशन को वेलकम कहा है। हम मुज़ाकरात से भागते नहीं हैं, बैठते हैं टेबल के ऊपर, पहले भी एक मरहला हो चुका है। लेकिन हम समझते हैं कि अभी भी गवर्नमेंट हमारे मुतालबात को संजीदगी से नहीं ले रही। आज हड़ताल का 3रा दिन है पाकिस्तान में, लेकिन हुकूमत की तरफ से मुझे लग रहा है या हमारे दोस्तों के ये खदशात है कि हमारे मुतालबात को उस तरह से नहीं देखा जा रहा जिस तरह से वक्त की जरूरत है। आज मुज़ाकरात के लिए हम यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे मुतालबात को संजीदगी से लेगी और हमारे मुतालबात को जल्द अज जल्द तस्लीम करेगी। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो हमारे ट्रांसपोर्टर पुरअमन है, पुरअज़म है। हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितनी देर तक हमारे ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात तस्लीम नहीं होते, आई होप कि ये मामला जल्द सेटल हो, बिकॉज सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स को तो मसला हो ही रहा है, ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ आवाम भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम का शिकार बनेगी। कुछ ज़रा इस बात के बारे में बताते चलें कि डीजल की कीमतें रोज़ तब्दील होना जो है वो बड़ा एक पेन पॉइंट था आपका, तो अमली तौर पर क्या ट्रांसपोर्टर्स को इस कीमत के रद्दोबदल से ऊपर नीचे होने से क्या मुश्किलात हैं जो पेश आती हैं?
जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रोज़ाना रद्दो-बदल से हमें जो मुश्किलात पेश हैं, हमें हमारी गाड़ी जो कराची से पेशावर आती है या कराची से इस्लामाबाद आती है, वो 4 से 5 दिन में अपना एक साइड का ट्रिप कंप्लीट करती है। जब वो कराची से निकलती है, तो जो हमारी फोरकास्टिंग होती है, जो हमने किराया तय किया होता है गाड़ी का, वो जब पहुँचती है अपनी मंज़िल-ए-मक़सूद के ऊपर, तो वो उसमें डीज़ल की वजह से 4 से 5 गुना इज़ाफ़ा हो जाता है। तो हमारे लिए वो जो अख़राजात हैं, जो डायरेक्ट हमारे इनकम को हिट कर रहे हैं, क्योंकि डेली डीजल की कीमत बढ़ रही होती है, आज और कल और परसों और, तो 40 से 80 हज़ार रुपए तक का फर्क आ जाता है एक ट्रिप में डीजल की जो लागत आती है। तो ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि डीजल की जो रद्दो-बदल का तय्युन है, वो माहाना बुनियादों के ऊपर किया जाए। और इसमें जो इस वक्त बेतहाशा इजाफा है, जो लेवी का इसमें शामिल की गई, और लेवी की ऐसी वारदात है जो आम लोगों को पता नहीं चलता। रोजाना के रद्दो-बदल से कभी ये 94 रुपीज होती है पर लीटर में। मैं 2 दिन पहले चेक कर रहा था, ये 105 रुपए लेवी शामिल की गई है डीजल में पर लीटर में। ये इतनी ह्यूज अमाउंट है जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेवी है वो भी रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन तब्दील की जा रही है। बहुत शुक्रिया वैस साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इज लाइक बॉडी के अंदर जैसे ब्लड होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए और जिंदगी दे, इसी तरह से एक मुल्क के अंदर ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये इसी तरह का किरदार अदा करते हैं। अगर इनकी तात्तुल आ जाए इनकी रफ्तार के अंदर, तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पेचीदा हो सकते हैं। पेचीदा मसाइल जो है ना, वो और भी जगहों पे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे बयानात हैं, पसंद आया आपने जैसे जोड़ा है इसको, पेचीदा मसाइल हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हुआ क्या जी, बता हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी, जिस तरह से हम इलेक्शंस कवर कर रहे हैं और कश्मीर के इलेक्शन सेंटर हैं हर न्यूज़ का इस वक्त, आज़ाद कश्मीर में फिर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी ने, और कहा यह जा रहा है कि धांधली से नून लीग को जितवा कर अवाम को अच्छा पैगाम नहीं दिया जा रहा। पहले भी यही कहा था और अब दोबारा से यही कहा जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे खुद पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जीतते हैं, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट का पार्ट प्ले करूँ तो वहाँ पे सब फेयर है। और उसके अलावा नहीं, आपको मौका मिलेगा सवाल करने का। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, उनकी तरफ हम जाते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये अब कहा गया है कि पंजाब पुलिस को मखसूस मकासद के लिए कश्मीर बुलाया गया और नून लीग के बयानात जो है वो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत चलने नहीं वाली है, ये बात की गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ हम नए सूबों का मामला जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी अब इस सिलसिले में क्या सोच रही है कि नए यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी का क्या ख्याल है? हमारे साथ मौजूद हैं रुकनी कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नफीसा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। आपने मुझे आपके बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉर्निंग शो से मुझे मदऊ किया सुबह सुबह। बहुत शुक्रिया। आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है हमने आपको शायद ना थोड़ी सी जहमत दे दी सुबह जल्दी उठने के मामले में, लेकिन थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जल्दी तो हम चाहते हैं, हम लोग सियासी लोग हैं तो जल्दी तो हम कभी कभी रातों रात नहीं सोते, लेकिन यही है कि जस्ट ऑर्गेनाइज yourself early in the morning, वो थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन वो जी कहते हैं ना early to bed early to rise, बड़ी प्यारी बात है और बिल्कुल जिंदगी में अगर कामयाब होना हो तो जी जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बात की जा रही है अभी कश्मीर के इंतखाबात, धांधली और नून लीग जो है वो जोर से जीत रही है और सपोर्ट के साथ जीत रही है, थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करें कि ये कितनी एक धांधली है और कितना एक इमोशन है ऑन द पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी? हाँ, देखिए, धांधली सिर्फ इसको नहीं कहते आप कि आप वोट स्टैंपिंग कर लें और आप पोलिंग एजेंट्स को धक्के देकर बाहर निकालें। ये सारी शिकायत तो हैं, हमने लास्ट राउंड में भी की और इस माहौल के हवाले से भी टेक्निकली जो हमारी वहाँ सेल है उन्होंने काफ़ी शिकायत की हैं इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अगर हम सिर्फ माहौल को पहले देखें, जिस माहौल में ये इलेक्शन हो रही है वहाँ एक ग्रुप है जॉइंट एक्शन कमेटी, वो कुछ मुतालबे लेकर धरने कर रहे हैं। अब उनका तरीक़ेकार सही हो या गलत हो, इलेक्शन आपको अगर इलेक्शन का माहौल सही नहीं हो तो देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस कि भाई इस कशीदा माहौल में आपने इलेक्शन किया। पीपल्स पार्टी ने बारहा ये रिजॉल्व कहा कि आप ये इशू रिजॉल्व करें।
हम नहीं कहते कि जो वो बात कर रहे हैं या जो तरीक़ेकार उनका है वो सही है या गलत है, लेकिन मुज़ाहिरीन है और वहाँ पर एक कशीदगी है। कहीं कहीं आपने इस जो सेंट्रल हुकूमत की हठधर्मी है उसकी वजह से आपने माहौल कशीदा किया हुआ है, और इस माहौल में बेहतर ये होगा कि आप डायलॉग करके पहले मसले हल कराएं, उसके बाद इलेक्शन में जाएं। तो बहरहाल उन्होंने अब इस मसले के टू गो अराउंड दिस प्रॉब्लम के इलेक्शन भी करनी है, बात भी नहीं करनी, वहां से धरने वालों के लड़ने भी हैं, मुतालबा भी नहीं पूरे करने, तो आपने उसको कितने राउंड्स आप मुझे बताएं, आप गिन के बताएं कि कितने राउंड्स। अब पाकिस्तान में पूरे 4 सूबे, प्रोविंशियल, नेशनल असेंबली एक दिन में इलेक्शन होता है। कश्मीर में ये अभी एक और राउंड उन्होंने सोने पे सुहागा, 3 राउंड से अब एक चौथा राउंड भी कर लिया। एक हल्के की इलेक्शन आप एक दिन में करते हैं। सो सबसे अहम बात ये है कि जो इस इलेक्शन के तरीकेकार हैं और जो माहौल है वो सही नहीं है। उसके बाद आपने जब आपके ड्यूरिंग इलेक्शन खून रेजी हो और वो विक्टिमाइज हो पीपल्स पार्टी, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे कारकुन शहीद हुए, सदर मुमलिकत जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है उसके ऊपर हमला हुआ है, एक एमएनए के ऊपर हमला हुआ है। तो जब ये हालात हों तो कैन यू से कि इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं है? फॉरगेट रिगिंग। तो इलेक्शन का माहौल सही नहीं है और एक मैसेज भी इंटरनेशनली सही नहीं जा रहा। हम कश्मीर पर पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है बरसों से, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी रीजनल पॉलिसी, हमारी ये इस इशू पर खड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं या बाकी जमातों के भी डेफिनेटली हो सकते हैं कि वहाँ पर पहले आपको मसाइल हल करने चाहिए थे, उसके बाद इंतखाबात के लिए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि कोई इल्ज़ाम ना लगा सकता उन इंतखाबात की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए भी वो एतराज़ इतना बड़ा तो नहीं था कि आप बॉयकॉट कर देते। पीपल्स पार्टी तो फिर भी गई है, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात लड़े हैं वहाँ से। देखिए, पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल स्पेस जो है ना, ये हमने शहीद बीबी ने एक जनरल से लड़ते लड़ते 80s में हमने ये सबक सीखा कि अगर आप अपना सियासी स्पेस जितना भी मिले, आपको 1 इंच भी मिले, तो आपको सियासी स्पेस नहीं छोड़ना। यू वांट अ सीट एट द टेबल। ऐसे भी टाइम्स थे कि जब पीपल्स पार्टी को इतना कॉर्नर किया कि हम लोग 16 सीटों पर खड़े हुए थे, लेकिन शहीद बीबी ने उस असेंबली को भी उन्होंने लीड किया बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो हम अपने एतराज़ात लेकर कानूनी आईनी रस्ते में बिलीव करते हैं जदोजहद में, और हम बॉयकॉट की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। जितनी भी सीटें हमने जीती हैं डिस्पाइट एक वहाँ के गवर्नमेंट लेड धांधली, एक पूरे स्ट्रक्चर है जिसमें ये धांधली हुई है, सिर्फ वोट स्टैंपिंग नहीं हुई, माहौल कशीदा है, वहाँ टेंशन है। आप देखें ना टर्नआउट्स कितने हो रहे हैं, टर्नआउट को भी उन्होंने कहती है कि हुकूमत आपकी थी, आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इल्जाम ये हम पर लगा रहे हैं कि हमने धांधली की। आई वेलकम दिस क्वेश्चन। ये आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी का और चेयरमैन का मौक़िफ़ देखें तो वो यही मौक़िफ़ है कि भाई आपके वहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल वहाँ की गवर्नमेंट है एजेके की, उसके पास अख्तियारात होना चाहिए, ना कि सेंटर के पास। ये सारे जो मुआहदे ना करना, जो नेगोशिएशंस उनके साथ करना, जो एक स्टबर्ननेस दिखाना सेंटर की तरफ से कि मैं ना मानूं वाली बात, ये सेंटर की तरफ से है। वहाँ का जो मकामी प्राइम मिनिस्टर है उसको तो आपने टूथलेस बनाया हुआ है। तो वहाँ, और यही हमारा इलेक्शन स्लोगन है, ये इसी इलेक्शन स्लोगन का लेकर हम गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में पीपल्स पार्टी आप देखें कि बहुत वहाँ पॉपुलर जमात इसलिए है कि वहाँ हम हक हाकमियत की बात करते हैं, हम उनके जो राइट्स हैं उनको वसी कीपिंग इन व्यू कि हमारे बैनुल अक़वामी भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसको भी हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोकल वहाँ के लोगों को अख्तियारात दे सकते हैं। यहाँ फॉर इंस्टेंस एक काउंसिल की क्या ज़रूरत है, एजेके काउंसिल की क्या ज़रूरत है? यहाँ ये 12 सीटों की मैं खुद कहती, मेरा अपना एक व्यू है कि इन 12 सीटों की क्या जरूरत है। हमारी पार्टी ने डायलॉग की बात की है, लेकिन मैं इंडिविजुअली बात करूंगी। पाकिस्तान की बात कर रही हैं, मेरा जी ये जो 12 सीटें हैं, मेरा हल्का है खैरपुर सिंध में,
वहां ठीक है। पता नहीं कब 12 कश्मीरी या 13 कश्मीरी रह रहे हैं। वो टोटली इंटीग्रेटेड है हमारे साथ, टोटली इंटीग्रेटेड। उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनकी नौकरियां हमने। आप बताएं उनका क्या वास्ता कश्मीर में क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी तो अपने this is a इत्तेहाद very की पावर जो है important जो इस पहले वक्त और विफाक नफीसा साहिबा विफाक में जो पीपल्स पीपल्स पार्टी जी। साथ दे रही है गवर्नमेंट बनाने के लिए नून लीग का, तो पीपल्स पार्टी इस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, स्पेशली अगर हम एजेके की बात करें यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए? जी यही तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो 12 सीटों का मसला है इसको डायलॉग के जरिए हल करना चाहिए था। और हम इस वक्त तो हम तो इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हम तो नून की पॉलिसीज को बाकायदा इस इलेक्शन में चैलेंज कर रहे हैं थ्रू आवर पॉलिसीज। और ये इलेक्शन मुहिम भी उसी का हिस्सा है। जो हम तनकीद कर रहे हैं वो पीएमएलएन की पॉलिसी और पीएमएलएन के तरीकेकार को हम चैलेंज कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से वहाँ जो मुजाहिरीन हैं, जिस तरीके से उनको बुली किया जा रहा है और उनके ऊपर एक तरीके से रियासती तशद्दुद जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसी तरीके से पीपल्स पार्टी को भी वहाँ आप ट्रीट कर रहे हैं। यही तरीकेकार है। इसीलिए हमने कहा कि बीच वाला रास्ता अख्तियार करें और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन सेकंड गेस तो नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट के साथ, नून लीग के साथ जो इस वक्त इत्तेहाद है? क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब चंद रोज पहले हमारे साथ थे, वो ये कह रहे थे कि मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वेरी शॉर्ट आंसर, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। सेकंड गेस तो नहीं किया जा रहा पीपल्स पार्टी के अंदर? ऐसी कोई सोच पाई जाती है कि सेकंड गेस किया जाए इत्तेहाद को? देखिए मैं समझती हूँ कि ये अब पाकिस्तान कश्मीर के हद तक तो आपने देखा कि हमारे एतराज़ात क्या थे, हमारा असूली मौक़िफ़ पीएमएलएन की पॉलिसीज़ को एक्सप्लोज करना। अब जहाँ तक सेंटर की बात है तो वो अब पार्टी जो क़यादत है ये फैसले वो करेगी। ये जो हुकूमत का साथ ना देना, हम तो हुकूमत का इस वक्त भी साथ नहीं दे रहे, विद ड्यू अपॉलजीज। हम दे रहे हैं सिस्टम का साथ, हम जमहूरियत का साथ। हम इस माहौल में जहाँ एक बैनुल अक़वामी इस मुल्क दुनिया में क्राइसिस खड़ा हुआ है, इसमें क्या हम डिस्टेबलाइज करें सिस्टम को या हम इसको आपका चलने पॉइंट आ गया, आपका कमेंट आ गया। नफीसा साहिबा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन के लिए। आई विश थोड़ा और वक्त होता तो हम मजीद इसके ऊपर कुछ डेलिब्रेट करते। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। और ज़रूरी खबरों में जिस तरह से हम लोग इंडल्ज करते रहते हैं और बार बार आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं, सिंध में अली रज़ा का मर्डर जो है वो एक बहुत अजीब सूरत हाल इख्तियार कर चुका था कि जहाँ पे उनके वालिद साहब ने हमारे इसी चैनल पे, और जब आयशा उनका इंटरव्यू कर रही थी यहाँ पे मेरे साथ खड़ी हुई, तो इन्होंने पूछा उनसे और उन्होंने बताया एक्सप्लिसिटली कि ये मर्डर है और मेरे बच्चे को खुदकुशी का केस बनाकर इसको ख़त्म किया जा रहा है केस को। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें हैं, आइए देखते हैं। ऐसी चीज़ें मीडिया के ऊपर चल रही हैं जो फेक है, जो गलत चल रही हैं, राइट। हम एक तो एक दिन पहले उनका जो है ना कोई अकाउंट्स डिलीट नहीं हुए, उस दिन वो अपनी वालदा को बोलकर गए कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, गाड़ी नीचे छोड़कर गए, बाइकिया की गाड़ी बुक करवा कर गए, ऑल्टो। गाने सुनता हुआ वो गया है उस बंदे के साथ। हाँ, उसने उस बंदे को ये ज़रूर बोला है उस ड्राइवर को कि जल्दी चलाओ, वहाँ मेरी मीटिंग है, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। ये उसके अल्फाज हैं उस ड्राइवर टैक्सी वाले बाइकिया को। अब उस गेस्ट हाउस पे मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम गेट के ऊपर खड़े हुए हैं तो सामने से एक बंदा आया है, उसको हमने तलाश गुमशुदगी की वाइफ ने अपने मोबाइल पे खोली हुई थी, उन्होंने दिखाया कि ये लड़का देखा है, तो मैंने पूछा तो वो भाग गया जी। 2 बंदे और आए, उन्होंने भी दरवाजे पे खड़े होकर जैसे ही रज़ा की तस्वीर देखी है वो भाग गए। उसकी आइडेंटिफिकेशन ख़त्म की गई, उसके फेस को डैमेज किया गया, उसके हाथों की जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसको ख़त्म किया गया, उसकी स्किन उतारी हुई थी। इंतहाई तकलीफ दे था ये इंटरव्यू करना, क्योंकि एक बाप जिसका जवान बेटा चला गया हो, उसकी तरफ से ये कहा जाना कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे मर्डर किया गया है और बड़े तरीके के साथ बाय डिज़ाइन इस केस को खुदकुशी बताया जा रहा है। और इससे अगले दिन डॉक्टर सुमैया जो पुलिस सर्जन थी उनकी तरफ से भी यही बात की गई कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके अंदर फैक्ट्स वो लग नहीं रहे जो एक्चुअल में हैं, क्योंकि जिस जगह से बॉडी मिली वहाँ पर खून मौजूद नहीं था। एंट्री और एग्जिट वूंड के अंदर जो है ना कुछ खामियां
कमियां नज़र आ रही थी। अब सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा इस केस की तहकीकात के लिए, और इस केस की तहकीकात हाई कोर्ट के जजेस से भी करवाएंगे और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को आज ख़त लिखेंगे, ये सिंध हुकूमत ने कहा है। हमारे साथ मोनिस सिराज मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। मोनिस, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, बताइएगा क्या उसके अंदर सामने आया है। डॉक्टर सुमैया की तरफ से भी एतराज़ात उठाए गए थे, उससे पहले मीर रज़ा के वालिद भी बार बार दुहाइयाँ देते रहे कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की है। क्या सिचुएशन है इस वक्त? आयशा, बहुत शुक्रिया। देखें, 2 रोज़ कबल मीर रज़ा की जो है वो कब्र कुशाई हुई और उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड था जिसमें न सिर्फ ये के माहिर डॉक्टर्स थे बल्कि फ़ॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वगैरह भी शामिल थे, उनकी जानिब से तकरीबन 3 से 3.5 घंटे पर मुश्तमिल कब्र कुशाई का अमल किया गया और उसके बाद फिर 5 घंटे की डिस्कशन के बाद उन तमाम तर माहिरीन ने पुलिस सर्जन ऑफिस में बैठकर जो है वो एक जामे कंक्लूजन किया, एक रिपोर्ट बनाई इसके ऊपर, और उसके बाद जो उनकी फाइंडिंग्स थी वो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सूरत कब्र कुशाई के बाद उन्होंने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को अरसाल की, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट था, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट था, और उसके साथ साथ एक कॉपी जो है वो मीर रज़ा के वालिदैन जो कि अपनी लीगल टीम के हमरा मौजूद थे पुलिस सर्जन ऑफिस में, उनको फराहम की गई। और फिर बाद में जब उनकी लीगल टीम ने आकर मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये दावा किया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस मेडिकल बोर्ड ने उन्हें उनके हवाले की है, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। उनका ये कहना है कि मीर रज़ा की कब्र कुशाई के दौरान ये बात सामने आई कि उसके जो है जिस्म में जो है वो कई तशद्दुद के निशानात थे। इसके अलावा सर में एक जगह खोपड़ी में जो है फ्रैक्चर पाया गया, इसके अलावा नाक की हड्डी जो है उसकी टूटी हुई थी, वहाँ भी फ्रैक्चर पाया गया, जो राइट हिप की बोन है उसमें भी फ्रैक्चर पाया गया। इसके अलावा 5 से 6 तशद्दुद के निशानात जो थे वो वाज़े तौर पर पाए गए। एक पसली जो थी, छठी पसली, वो जो है वो टूटी हुई पाई गई, जो कि मुमकिन तौर पर गन शॉट इंजरी की वजह से टूटी थी। इसके अलावा दिल को जो है वो दो जगह से मुतासिर किया उस बुलेट ने। इसके अलावा जो फायर आर्म इंजरी थी उसके हवाले से ये जिक्र किया गया उसमें कि उसमें जो छोटा निशान था जख्म का जो कि गोली लगने के बायस हुआ वो कमर पर था, जबकि जो बड़ा जख्म था वो सीने पर नुमाया तौर पर पाया गया। तो ये तमाम मेरा एक सवाल है आपसे, ये डिटेल्स तो सामने आ गई तमाम, इसके बाद उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि बड़ा सख्त स्टांस उन्होंने लिया था जब वो हमारे शो पे यहाँ पे आए थे कि वो मर्डर है, खुदकुशी नहीं है, तो अब जब ये फैक्ट सामने आ गए हैं, जाहिर बात है पता हमें भी चल रहा है बात सुन के कि पहले उनको बांध के मारा गया है, उनके मुंह पे मारा गया, सर पे मारा गया और फिर उन्हें गोली मारी गई है। तो इसके बाद पेरेंट्स का क्या रद्द अमल था और क्या उनकी मीडिया से जो गुफ्तगू हुई है या अगर कोई गुफ्तगू हुई है तो उसके अंदर उन्होंने कोई नए मुतालबात किए हैं? जी मुज़म्मिल, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जब ये तमाम तर फाइंडिंग सामने आई तो ये उस मौक़िफ़ को तक़वियत दे रही थी जो डे फर्स्ट से उसके वालिदैन ने अपना रखा था, यानी कि वो ये कह रहे थे कि पुलिस की तहक़ीक़ात गलत सिमत में जा रही हैं, ये वाक़या ख़ुदकुशी नहीं है, बल्कि वो ये पहले दिन से दावा कर रहे थे उसके वालिदैन कि ये एक मर्डर का केस है और उसे कत्ल किया गया है। तो उनका ये मौक़िफ़ जो है वो फ़िलहाल तक़वियत पाता हुआ नज़र आया, जिसके बाद हमने देखा कि IG सिंध ने जो तहक़ीक़ाती कमेटी थी जो शुरू से इस केस के ऊपर काम कर रही थी, जिसकी तमाम तर फाइंडिंग्स थी, उस कमेटी को फौरी तौर पर तहलील कर दिया और उसके बाद इतवार के रोज़ बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध जो है आमिर फारूकी, उनकी सरबराही में एक नई टीम तश्कील दी गई है जिसके अंदर SSP रैंक के 3 अफसरान शामिल हैं। इसके अलावा एक तफ्तीश के माहिर समझे जाने वाले इंस्पेक्टर जो हैं जो मुख्तलिफ यूनिट्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, उनको इस केस की जो है वो तफ्तीश पर लगाया गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ एक डेवलपमेंट ये भी देखने में आई कि कराची पुलिस चीफ ने SHO थाना गुलिस्तान जौहर को, यानी जिनके थाने की हदूद से मीर रज़ा अली की डेड बॉडी मिली थी, उन्हें न सिर्फ ये कि मुअत्तल किया बल्कि उन्हें पेशा वाराना फ़राइज़ में गफलत बरतने के इल्ज़ाम में उनको जो है उनके ओहदे में भी तनज़्ज़ुली की। ये तमाम तर डेवलपमेंट गुज़िश्ता रोज़ हुई और आज इसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो 2 रोज़ कबल एक सवाल ले लीजिएगा मोनिस, फिर देन कंक्लूड करते हैं हम इस सेशन को कि वो टीम जिसने पहला पोस्टमार्टम किया था, फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई थी, उनका क्या किया गया? क्या अभी भी वो काम कर रहे हैं उसी तरह से या फिर उनको भी कोई मुअत्तली के चांसेस हैं उनके कि अगर उन्होंने एक मर्डर को खुदकुशी साबित करने की कोशिश की?
देखिए आयशा, ये जो पोस्टमार्टम, इब्तदाई पोस्टमार्टम हुआ था, जिस वक्त डेड बॉडी मिली थी, बदकिस्मती से उस वक्त चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया, बल्कि एक रूटीन केस के तौर पे, जैसे हमने पहले भी जब सेगमेंट किए थे तो हमने इस बात का जिक्र किया था कि बदकिस्मती से इस लाश को इस तरह से ट्रीट किया गया जैसे किसी नशे के आदी शख्स की लाश मिलती है। यानी बहुत ज़्यादा ऑर्डनरी समझकर जो है वो जो MLO थे उस वक्त की ड्यूटी, उन्होंने जो है इस मामले को डील किया और बस ज़ाहिरी तौर पर जो कुछ नज़र आता गया उसको वो लिखते चले गए। इसी की बुनियाद पर जो गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो जनरेट हुई थी। हमें ज़राए कन्फर्म करते हैं कि डॉक्टर उसामा ने ये तमाम तर अमल अंजाम दिया था और उसके बाद उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और उनके हवाले से महकमा जाती इंक्वायरी जो है वो महकमा सेहत सिंध भी कर रहा है। जहाँ तक बात है दूसरे पोस्टमार्टम की और खबर कुशाई की, तो जो नमूने लिए गए थे खबर कुशाई के अमल के दौरान, उनकी तादाद ज़राए हमें कन्फर्म करते हैं कि मजमूई तौर पर 17 है। जो मीर रज़ा अली का जो जसद खाकी था उससे 4 जो नमूने लिए गए हैं वो DNA की गर्ज से लिए गए हैं और 2 रेफरेंस सैंपल उसके वालिदैन के भी लिए गए हैं, जिनको आपस में क्रॉस मैच करके देखा जाएगा कि जो खबर कुशाई की गई है वो दरअसल मीर रज़ा अली की ही डेड बॉडी है, कहीं वो किसी और की डेड बॉडी तो नहीं। इस बात को भी मेक श्योर किया जाएगा। चूँकि अब तहकीकात चल रही हैं तो हर तरह के पहलू पर तहकीकात होंगी। जबकि जो 13 सैंपल्स लिए गए हैं वो केमिकल एग्जामिन की गर्ज से लिए गए हैं और उन तमाम तर नमूनों को महफूज कर लिया गया था हफ्ते के रोज़ ही। और आज ज़राए कन्फर्म करते हैं कि आज किसी भी वक्त जामिया कराची की जो DNA लैब है, जो फॉरेंसिक लैब है, वो तमाम तर नमूने वहाँ आज सबमिट करा दिए जाएंगे और 3 से 4 रोज़ में इसके रिजल्ट जो है वो मुतवक्किल है। हमारे मुल्क के अंदर अगर इंसाफ चाहिए तो केस जो है वो हाई प्रोफाइल केस होना चाहिए। अगर रेगुलर केस होगा, एक आम शहरी का केस होगा, तो फिर उसको इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे मीर रज़ा की पहले केस को ट्रीट किया जा रहा था। आपको ये नहीं महसूस हो रहा कि इस केस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए बाकायदा कोशिश का असर आपको अगर नजर आ रहा हो इसके अंदर, तो बिकॉज लाश वहां से मिली, लोग वहां से भागे, बुलेट वुंड, एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड वहां का है। हाई प्रोफाइल केस बना है तो ये सारे पहलू अब सामने आए हैं। बहरहाल मोनिस, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, इस तरह से ट्रीट किया गया मीर रज़ा के केस को। उसके बाद टीवी पर जब मीडिया ने टेकअप किया और यह हाई प्रोफाइल केस बना है तो इसके ऊपर हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं, जो कि पहले ही की जानी चाहिए थी और नहीं की गई। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हमेशा से इस चीज़ को एडवोकेट करती आई हूँ कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए एट द राइट टाइम, एट द राइट एज, इन द राइट ऑर्डर। लेकिन कुछ बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं जो इस पूरे सिस्टम को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं और वो ये जानबूझकर नहीं करते, दे कांट हेल्प इट, क्योंकि उनका जहन इस तरह से काम कर रहा होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी कम उम्र तालिबा मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ 15 बरस की उम्र में ACCA के तमाम 17 इम्तहानात कामयाबी से पास करके दुनिया की कम उम्र तरीन तालिबा बनने का एजाज़ जो है वो हासिल कर लिया। उनका नाम है मरियम सिद्दीक और उन्होंने सिर्फ 1.5 साल के अरसे के अंदर, तकरीबन 1.5 साल के अरसे के अंदर सारे पर्चे खुद 15 इयर्स की हैं और 17 पर्चे हैं कि जो इन्होंने पास किए हैं। लोग ऐसे भी हैं जो 4-4, 5-5 साल कोशिश करते रहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। अच्छा, इससे पहले ये जो एजाज़ था कम उम्र तरीन ACCA पास करने का, तमाम पर्चे 17 पास करने का, वो भारत के पास था। तो एक और भी खुशाइन बात यह है कि हम लोगों ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है, जिसका अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या हम लोग गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम देख सकते हैं या नहीं। तो वेलकम करते हैं मरियम सिद्दीक को, हमारी होनहार ज़बरदस्त A ग्रेडर स्टूडेंट जिन्होंने हमें किया है इम्प्रेस। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह आप सिर्फ 15 साल की हैं और ACCA आपने क्लियर भी कर लिया है। ये बताइएगा, मैं हमेशा वो जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना उनसे ये पूछती हूँ कि कितनी देर तक पढ़ा करती थी आप 24 घंटे के अंदर? 25। स्टार्टिंग जो फाउंडेशन लेवल होता है 7 पेपर्स का, सो नॉर्मली वो एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है 7 to 8 मंथ्स में, 1 ईयर एवरेज होता है। बट वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अटेम्प्ट किए थे 45 डेज में, जिस वजह से उस दौरान 8 to 9 आवर्स डेली स्टडी होती थी। जब मैं सुबह वेकअप होती थी एंड रात में जब सोती थी, जब लैपटॉप बंद करके, उस वक्त तो 9 to 10 आवर्स स्टडी होती थी। एंड बाकी स्किल्स और प्रोफेशनल लेवल एग्जाम काम तो नहीं क्वार्टर वाइज होते हैं, Yes. ओके, मम्मा आपसे काम तो नहीं फिर करवाती होंगी? आप बस सोती होंगी और खाना खाती होंगी और पढ़ती होंगी, यही रूटीन होती थी? यस, ऐसा ही होता था। अच्छा, 1.5 साल का टाइम बताया जाता है, लेकिन 1.5 साल से कुछ ज़्यादा था। एग्जैक्टली टाइम कितना था और फिर आपका ये 1.5 साल बाकी की ज़िंदगी पे आपके किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा? हैज़ इट चेंज्ड यू एज अ पर्सन?
यस सो जो टोटल ड्यूरेशन था वो था 1 year and 9 months लाइक 1.75 years एंड लाइक जो यस बिल्कुल ऐसा ही है कि जब मैंने अपनी एसीसी जर्नी स्टार्ट की थी, जब भी मैंने अपना एम बनाया था कि मुझे यंगेस्ट एसीसी एफिलिएट इन द वर्ल्ड बनना है, बट मेरा ये एम नहीं था मुझे एसीसी क्लियर करना है, मेरा ये एम था। एंड शुरू से मैं देखती रहती थी कि अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नेम है, अभी यंगेस्ट एसीसी कौन है, एंड मुझे कितने ड्यूरेशन में करना होगा तो इस रिकॉर्ड को मैं ब्रेक कर पाऊंगी। बस ये एम था मेरा। एंड मेरा ये एम था कि मुझे अपनी कंट्री, मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले, जिस तरह से मरियम बता रही है, अगर एम हो और उस एम की तरफ इस पैशन के साथ बंदा मूव करे तो बस सिर्फ कंसिस्टेंसी पीछे रह जाती है। उस नुक्ते से फिर नजर नहीं हटानी, जब आपको अपना क्लैरिटी हो ना अपने गोल्स की, और मरियम में हमें वो माशाल्लाह से क्लैरिटी नजर भी आ रही है। मरियम ये बताइए, 17 पर्चे और 1 साल 9 महीने का ये टोटल अरसा, कोई मुश्किल वक्त आया जब आपको लगा मुश्किल हो रहा है अब शायद ना कर पाऊँ मैं? लाइक जो एसीसी का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में मुझे एक बार सेटबैक फील हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो गई थी, बट देन एनकरेज किया, पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, सो मैंने वो रीअटेम्प्ट किए एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। राइट अच्छा, आप गिनेस के लिए जा रही हैं? गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से आपको कोई रब्ता हुआ है इनसे कि आपका भी नाम डाला जाए? बिकॉज हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, सही हो या गलत आप करेक्ट कर दीजिएगा, हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भारत का जो नाम है वो इस वक्त यंगेस्ट ACCA क्लियर करने वाले कैंडिडेट का गिनेस बुक में है, तो क्या हम वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं बीट करने? यस जो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फीमेल का है, लाइक मेल एंड फीमेल का डिफरेंट होता है इसमें। अच्छा। सो मैंने अप्लाई किया हुआ है एंड उनका कल ही मुझे एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुआ था, सो मैं वो अप्लाई कर चुकी हूँ एंड अब वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मरियम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू वंस अगेन। अभी आपने 15 साल की उम्र में ACCA पास कर, माशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आप क्या क्या करती हैं उसके लिए हमें रहेगा इंतजार। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मरियम सिद्दीक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इनका एक अनोखा कारनामा हमने आपके साथ शेयर किया। अब एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिनके बारे में मैं क्या कहूँ आपसे, क्योंकि हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब वो ये बात करते हैं कि आपकी शख्सियत की तामीर 3 चीज़ों से होती है, आपके दिल, दिमाग और आँखों की एक्टिविटी के साथ। यानी कि जो कुछ भी आप कंज्यूम करेंगे इन तीनों एंटिटीज़ के थ्रू, उसके बाद ही आपकी शख्सियत निकल कर आती है। लेकिन अगर किसी में एक एंटिटी, एक फैकल्टी मौजूद ना हो, अगर किसी के पास बसारत मौजूद ना हो, कोई देख ना सकता हो, तो हम ये समझते हैं कि शायद वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ना कुछ कमियाँ देखेगा। लेकिन एक इंसान जो इस कमी के साथ एक्सेल करता हुआ हमें नजर आए, तो हमसे ज्यादा खुशी जो है ना वो किसी को नहीं होती है। बिल्कुल आयशा, एक बात है कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वाह, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बात है और इस बात की एम्बॉडीमेंट है। अब जब आपको हम बता ही दिया है कि कितना बड़ा उनका अज़्म और कितना बड़ा उनका टारगेट और उन्होंने अचीव क्या कुछ किया, तो आपको ये भी बताते चलें कि वरीशा अयूब हैं जो कि ब्लाइंड हैं लेकिन एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, और वो क्राफ्ट्स भी बनाती हैं, वो आर्ट भी बनाती हैं और हिम्मत की मिसाल बन गई हैं हमारे माशरे के अंदर। इस एज पे, जिस एज पे वो हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने तकरीबन 26,000 फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, और इन 26,000 फॉलोअर्स के साथ साथ उनका कुछ काम है जो पहले आपको दिखाते हैं और फिर आएंगे करेंगे सेगमेंट कंटिन्यू। तो आइए देखिए। लोग आपको तभी कमज़ोर समझते हैं जब आप खुद उन्हें अपनी कमज़ोरी शो कराते हो। मैं ब्लाइंड हूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले मैं भी ये सोचती थी कि मेरी ब्लाइंडनेस पर लोग मुझे अलग समझते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सोचा कि अगर मैं खुद अपनी ब्लाइंडनेस को अपनी लिमिटेशन समझ के पीछे हट जाऊंगी तो लोग मुझे हमेशा ऐसे ही समझेंगे। और क्या हो अगर मैं खुद बोलूं कि हाँ मैं ब्लाइंड हूँ मगर मैं अपने सारे काम खुद कर तो सकती हूँ। हाँ मैं ब्लाइंड हूँ और मैं खुद पढ़ भी सकती हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ मगर मैं अपने ख्वाबों के पीछे जा सकती हूँ। लोग आपके बारे में क्या नजरिया रखते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद के बारे में क्या नजरिया रखते हो ये आपके कंट्रोल में हमेशा रहता है। आपके बारे में क्या नजरिया रखते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद अपने बारे में क्या नजरिया रखते हैं ये आपके कंट्रोल में है। कितना प्यारा है माशाल्लाह से, और कितना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है कि क्या हुआ अगर मैं देख नहीं सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास ख्वाब मौजूद नहीं होंगे। उनके पास ख्वाब भी हैं और एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसको वो सजाती रहती है। हमारे साथ वरीशा मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरीशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और वेलकम वरीशा, आपका ज्वाइन करने का थैंक यू कि आप आए। और मुझे सबसे पहले तो मैं किसी भी सवाल में जाने से पहले ये पूछूंगा, इतनी हिम्मत माशाल्लाह और मतलब इतने स्पीड से चीज़ों को लेके चलना, आपसे मैं एडवाइस लेना चाहता हूँ कि लाइफ में जब बंदा स्टक फील करता है तो बढ़े कैसे आगे?
लाइफ में जब मैं कभी स्टक फील करती हूँ तो मैं अकेले बैठ जाती थी, और लाइक मुझे बचपन से अगर मैं लेकर सोचूं अपनी लाइफ को, तो आपको फील होता है डिमोटिवेट, आप फील करते हो समटाइम्स, बट वही डिमोटिवेशन एट द एंड आपको मोटिवेट करती है कि बस अब कुछ करना है, तो आप कर जाते हैं। और जब आपके साथ आपकी फैमिली की सपोर्ट हो तो आप और आगे जा सकते हो। डेफिनेटली। वरीशा, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना, क्या कैसे शाम होते हैं, फैमिली में कौन कौन है, किस तरह से आपने आगाज़ किया, कितना वक्त हो चुका है आपको एज इन्फ्लुएंसर काम करते हुए? मेरे 5 सिबलिंग्स हैं, ठीक है, और साथ मेरे अम्मी अब्बू। अच्छा, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, रिसेंटली मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, और मैंने ये 5 इयर्स में सारा कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं लेट एडमिशन थी, ठीक है, तो मेरा एडमिशन भी लेट हुआ था। और सेकंड चीज़ ये कि लेट एडमिशन की वजह से जो है फिर मैंने 5 इयर्स में सारी चीज़ें कंप्लीट की, पहले स्पेशल क्लास, फिर 5, 6 और उसके बाद 9 मैट्रिक, और अभी सेकंड ईयर तक पहुंच गई हूँ। और मेरी इन्फ्लुएंसर जर्नी का मैंने स्टार्ट लिया था 2024 के लास्ट मंथ में, ठीक है, तो ये तकरीबन 1-1.5 साल की मेहनत है जो मुझे आज यहाँ तक लेकर आई है। बाकी इसका आइडिया जो है वो मेरे भाईजान का था, उन्होंने बहुत रैंडमली मुझे ये आइडिया दिया था कि आपको ऐसे करना चाहिए, बिकॉज एक टाइम ऐसा था जब मैं और मेरी फैमिली भी अवेयर नहीं थे इस सारी चीज़ों से, इस तरीके के लाइफस्टाइल से जो मेरा लाइफस्टाइल आज है, जिस तरीके से मैं खुद को आज पहचान रही हूँ, समझ रही हूँ, और एक्सेसिबिलिटी के टूल्स को समझ रही हूँ। तो पहले कभी मैं भी इनसे अवेयर नहीं थी और मेरी फैमिली भी नहीं थी, तो आज मैं अवेयर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि दुनिया भी अवेयर हो, और जो कोई भी डिसेबल मौजूद है, जहाँ कहीं भी मौजूद है, वो सब भी अपनी लाइफ को जो है वो अंडरस्टैंड करें और खुद को मोटिवेट फील कराएं, और अपनी डिसेबिलिटी को, अपनी कमजोरी अपनी दुनिया में हमें ज़रा लेकर जाइए ना वरीशा, हाउ इज़ योर वर्ल्ड? जब आप दुनिया को इमेजिन करती हैं, तख़य्युल में लेकर आती हैं, तो कैसी दुनिया है आपकी? अच्छा, लाइक मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ ज़रूर, लेकिन मेरी लेफ्ट आई में विजन थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी आई से एक्सप्लोर किया है, कलर्स को, आसमान को तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया है, क्योंकि मुझे सूरज की रोशनी में बहुत अच्छा दिखता था। तो मेरे लिए ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, और अगर मैं सोचूं कि मतलब मेरी कम्युनिटी में मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं ज़्यादातर अकेले रहकर खुश रहती हूँ, लाइक मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट कह लें, या शायद मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं लाइक मेरी दुनिया ऐसी है, छोटी सी है, और मैंने वो इंस्टाग्राम पे वो छाई हुई है। वो कहते हैं कि अपने आप के साथ रहने वाला ना बहुत सोशल होता है, हमारे उस्ताद कहते हैं, हमें जावेद साहब, पहली एडवाइस जो उन्होंने मुझे की थी, बिकॉज वरीशा मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि अपने आप के साथ वक्त गुजारना हमें अच्छा लगता है। अच्छा, चलें, सोशल मीडिया के ऊपर आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा आपको फीडबैक मिला है, लोग किस तरह से आपको परसीव करते हैं, और कैसा महसूस होता है जब आपकी वीडियो कोई वायरल हो जाए या लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें उसे? तो अच्छा, लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मेरी फैमिली बहुत अप्रिशिएट करती है। सब जब कोई वीडियो नहीं भी वायरल जाती है तो मेरी फैमिली वो कहती है कि ये हमारे लिए तो वायरल अच्छी गई है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, नेगेटिव फीडबैक की जहाँ तक बात है ना, तो वो बचपन से मिलता रहा है, तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब बचपन से लेके अब तक आपने जो चीज़ फेस की हो ना, लोगों की बातें, लोगों के नज़रिए, तो आप उस चीज़ के लिए शायद मैं पहले से प्रिपेयर थी। बट हाँ, नेगेटिव फीडबैक के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव फीडबैक रिसीव होता है। और मुझे बहुत सारे डिसेबल लोग भी जो है वो कनेक्ट होते हैं कि मुझे गाइड करें अबाउट डिसेबिलिटी, या मुझे मोटिवेट करें। वरीशा, अगर आप अपने जो कि इस मिशन को देखें और देखें कि कितने कितने स्टेप्स पे आपको ये बताया गया या महसूस करवाया गया कि ये काम है जो आप नहीं कर सकती, कोई XYZ जो भी टास्क है जो आप नहीं कर सकती, आपने करके दिखाया, अगलों का ओपिनियन चेंज किया। पार्ट 1, महसूस कैसा होता है कि जब आप अगलों का ओपिनियन अपने काम से चेंज कर देती हैं, एंड पार्ट 2 जो आपका बीड्स से ज्वेलरी बनाने का और छोटे छोटे सूवेनियर्स बनाने का जो शौक़ है, ये आपको कब पड़ा और इसमें आपने महारत कब हासिल की, और फिर आपने इसको बिजनेस में भी कन्वर्ट कर दिया, तो ये आइडिया कैसे आया? अच्छा, पार्ट 1 है इसके लोग मतलब हमारे ना हर छोटे छोटे एक्शन को भी, लाइक मैं अगर खाना भी खा रही हूँ ना, तो बहुत से लोगों का तो ये भी सवाल रहा होगा कभी कि ब्लाइंड है तो उसको खाना भी इसके जो है पेरेंट्स अपने हाथ से खिलाते होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अब कोई मुझे ऐसे कहता है ना कि आप ये नहीं कर सकती, तो मैं उसको एज चैलेंज लेती हूँ कि मैं ये कर देखूंगी कि ये मैं वाकई कर सकती हूँ या नहीं, तो मैं कर लेती हूँ, हो जाता है मुझसे। और दूसरी चीज़ ये कि
बीट आर्ट की जहाँ तक बात है ना, तो वो बस रैंडमली मेरी सिस्टर घर पे बीट्स वगैरह लेकर आई थी, तो उनकी एम्प्लॉयर ने वो बनाना शुरू किए थे और फिर मैंने उनसे बेसिक सीखा कि आप ये कैसे करती हैं, मुझे दिखाएं। उन्होंने बनाया और उनकी बनाई हुई चीज़ को मैंने खोला तो मुझे अंडरस्टैंड कर पाई इस चीज़ को कि ये किस तरीके से पैटर्न पूरा बना है। तो उसकी बेसिक उन्होंने मुझे सारी समझा दी थी। तो उसके बाद बाकी कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह तो मैंने बचपन में पेंटिंग वगैरह भी की हुई है, तो मुझे आइडिया था कि कौन से कलर के साथ कौन सा कंट्रास्ट में कर सकती हूँ, तो फिर मैंने उस चीज़ को उस तरीके से यूटिलाइज कर दिया। बाकी जहाँ तक बात है क्ले आर्ट की, तो क्ले रैंडमली लाइक मेरे घर पे भाई वगैरह ने लाकर दी, मैंने उसको जो है वो बनाया, तो वो मेरा बचपन से ही था। और वो इसीलिए भी था क्योंकि मैंने जो कार्टून्स वगैरह बचपन में देखे, उस टाइम में मैं टीवी देखती थी, बहुत टीवी के बिल्कुल करीब होकर ना, तो वो कार्टून्स वगैरह की इमेज वगैरह मेरे दिमाग में थी, इमेजिनेशन थी मेरी, तो वो मैंने अपनी इस पे जब बना के दिखाई अपने घर वालों को, तो वो सब शौक थे कि आपने ये कैसे बनाया। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कभी ना कभी तो देखा है ना, तो उस हिसाब से अब फिर मैं जब जब कुछ ना कुछ बनाती हूँ तो वो बहुत क्यूट बन जाता है। और ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ये शायद मेरा हिडन टैलेंट है मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे ये किसी से ये हिडन टैलेंट है व्हिच इज नॉट सो हिडन नाउ, अब इतना हिडन नहीं रहा है ये। अच्छा वरीशा, सबसे पहले तो अब अगर कोई आप पर तनकीद करे ना आपके काम के ऊपर, तो आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो मैं आपको दे देती हूँ। उनसे कहिएगा आपने ओडिसी मूवी देखी है, अगर कहे ना हाँ देखी है, पूछिएगा कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो उससे कहेगा इसका लिखने वाला जो था ना वो एक नाबीना फलसफी था, उसका नाम होमर था, जो 8th और 9th सेंचुरी के अंदर उसने ओडिसी और इलियड लिखी थी। अच्छा अब मुझे ये बताइए वरीशा, अगर मैं आपसे ये खरीदना चाहूँ आपके ये आर्ट पीसेस, मैं इनको आर्ट पीसेस कहूँगी, थोड़ा मुझे डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये भी मुझे ना लाइक ऐसे हुआ था कि ऐसे ही स्कूल में स्टॉल लगा, तो मैंने कहा चले एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे भी पहली बार मौका मिला था कि मैं स्टॉल लगा सकूं, तो फिर मैंने लगाया और मुझे उससे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। फिर मैंने कहा जब मेरे पास इंस्टाग्राम पे ऑडियंस मौजूद ही है, तो फिर मैं क्यों ना इंस्टाग्राम पे भी अपनी चीज़ों की जो है वो इमेज अपलोड करूँ, तो वहाँ से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए। How beautiful. Lovely, lovely. Wishing you all in the world कि जो लक एक बंदा विश कर सकता है ना, वो हमारी तरफ से आपको, और आपसे हमें इतनी हिम्मत मिली है ये छोटा सा सेगमेंट करके कि 10 चीजें थी कि जिनमें मैं खुद फंसा हुआ था और मुझे इनसे मोटिवेशन मिल रही है। Glad to meet her, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आपको खुशी होती है, तो वरीशा आप उनमें से एक है, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आपके मिलियंस में जाए फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वरीशा अयूब हमारे साथ मौजूद थी। वही बड़ा ज़रूरी होता है समटाइम्स एक मोटिवेशन का डोज ना, स्पेशली सुख के वक्त आपको मिल जाए, तो वो वरीशा की सूरत में और इससे पहले मरियम की सूरत में हमें तो मिल चुका है। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा इनसे मिलकर। एक ब्रेक की तरफ अब जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। आयशा और मैं यूजुअली टेक्नोलॉजी के बारे में बड़े एप्रीहेंसिव होते हैं जब भी कभी ये एआई जो है ना आता है और आके बताता है कि अब एक रोबोट टीचर बन चुका है और 2 रोबोट्स की आपस में शादी हो रही है और उनकी निकाह की सेरेमनी थी और लोग नाच रहे हैं। तो अब हम इस दौर में जी रहे हैं कि जिस दौर में आपकी आंखों के आगे क्या चल रहा है आपको नहीं पता। ट्रस्ट डेफिसिट पहले हुआ करता था, एतबार का ख़राब होना झूठ बोलने पे या बैक बाइटिंग करने पे, इस तरह की चीज़ों पे होता था। आजकल यू नेवर नो कि आपके आसपास असली क्या है और असली क्या नहीं है, क्या जनरेटेड बाय एआई है, क्या रियल रियलिटी है। और ट्रस्ट के इश्यूज हमारे सिर्फ एआई से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारे जहन, दिमाग, हमारे माशरे के अंदर एक दूसरे के साथ हमारा मिलना जुलना, उठना बैठना, उस सबसे रिलेटेड। हम सोचा एक सेगमेंट ट्रस्ट के इश्यूज पे भी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर हमें नजर आता है ना कि बिल्कुल अनसर्टिनिटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ट्रांसलेट होना शुरू हो चुका है हमारे रिश्तों के अंदर भी, कि हमें अपने दोस्त के ऊपर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो क्या ये कंटेंट सिर्फ हम तक ही है? क्या हमें ही ऐसा लगता है कि वाकई में लोग एक दूसरे पर अब ट्रस्ट करना भूलते जा रहे हैं, या फिर पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आ रही है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोलना, झूठे नाम से अकाउंट बना लेना, धोखा दे देना, फाइनेंशियल प्रेशर होना, ये सारी चीज़ें तो बहुत आम होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये इस सारी चीज़ों की ट्रांसलेशन हमारी ज़िंदगी में हो रही है या नहीं हो रही है, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हो रही है तो क्या हमारे ख़तरात या खदशात दुरुस्त हैं, कि क्या यही एक रीज़न है? ये जानने की आज कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं सोबिया खतीब साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ के अंदर। सोबिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। लाइफ कोच मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, जूम से हमें ज्वाइन करेंगे। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली से स्टार्ट कर लें, देन हम इसके नफ्सियाती पहलू के ऊपर आएंगे। सोबिया, अली, सबसे पहले तो ये जो ट्रस्ट का फुकदान है, एतमाद का फुकदान, ट्रस्ट डेफिसिट,
क्या ये वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है? आपने भी ऐसा ही महसूस किया है, या फिर ये हमें ज़्यादा लग रहा है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर हम थोड़ा सा ज़रा वो हो जाते हैं, अनसर्टन हो जाते हैं कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर आशा, थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल एंड आशा फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। जी बिल्कुल 120 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 10,000% ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ये वो खला है, ये वो खलीज है जिसकी एक रीज़न ये है कि हम एक बेस भूल गए हैं, जिस बेस को कहते थे कनेक्ट देन आफ्टरवर्ड्स व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब हम या कनेक्ट या और उसके बाद करेक्ट कह लें आप, अब हम हर एक को करेक्ट करने लगे हुए हैं विदाउट कनेक्ट। हम छुप रहे हैं। वो एक पुराना शेर मुझे याद आ गया कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो हम कागज़ के फूलों से खुशबू लेने के चक्कर में हमने अपने आप को ये फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ये टुक में और इन चीज़ों में हमने इतना फंसा लिया है कि मेरे पास आपके लिए, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं होता तो ट्रस्ट नहीं होता, जब ट्रस्ट नहीं होता तो रिलेशनशिप ख़राब होता है। हमने एक दूसरे के अंदर इतनी ज़्यादा दूरियां इंटरनली पैदा कर ली, क्योंकि मेरे आपके साथ कनेक्शन सिर्फ तब बनेगा जब आप मेरी तारीफ़ करेंगे, जब आप मेरे लिए जो मैं चाहूँगा वो पूरा करेंगे या करेंगे, और तभी मैं आपके ऊपर कोई ना कोई कहते हैं ना मटीरियलिस्टिक किस्म की अप्रोच होगी, तो ही हमारा रिलेशन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हम एक दूसरे के लिए रखा करते थे वो फिर कहाँ चला गया? हमारे लिए हर मुख्तलिफ मुतज़ाद कब से होना शुरू हो गया? उसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी खत्म हो चुकी है। सबसे पहले ये कि हर मुख्तलिफ मुतज़ाद नहीं होता, ये बात हमारे असलाफ समझा करते थे। ऐसा क्या हुआ है अली? देन सोबिया में आपकी तरफ आती है, ऐसा क्या हुआ है, क्या तब्दीली आई है पिछली 3-4 दहाइयों के अंदर अगर मैं बात करूं, कि हम बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और हमें सिर्फ वही अच्छा लगता है जो हमारी बात मान रहा है और हमें लगता है कि हाँ इसी के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही ये कहा। इसको मैं कहूँगा कॉग्निटिव इम्पेशंस। जो हमारा डोपामीन प्रोडक्शन है, जो हमारा न्यूरो साइंटिफिक न्यूरल पाथवेज था, जिनके ऊपर चीज़ों को, पायदार चीज़ों को रखा जाता था और फिर वो उसके ऊपर वही निशान बनते थे, वो आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नज़र हो चुके हैं। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है, इसने हमारे इस कॉग्निटिव बिहेवियर को शिफ्ट कर दिया है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है कि इंसान के बारे में कि काना अजूला, इंसान बहुत जल्दबाज है, राइट। वो जल्दबाजी हमें आज पता चलती है। वो तस्बीह जो कभी हम अल्लाह के जिक्र के लिए किया करते थे, आज हम रील्स को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, वो भी तस्बीह है। टिक 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 जो हम ये कर रहे हैं ना, इससे हमारी एक तो जो ब्रेन की जो कैपेसिटी थी, बिल्ड हुई थी, होनी चाहिए थी, एक दूसरे के साथ जो सब्र की कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए थी, वो ख़त्म हो गई। क्योंकि डोपामीन जो कि एक असल और नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस होना चाहिए था, वो अब ऐसे इन नेचुरल तरीक़ों से प्रोड्यूस हो रहा है कि जो लफ्ज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा वो है कॉग्निटिव लेजीनेस। हम कॉग्निटिव लेजीनेस की उस हाइट पे पहुंच गए हैं कि हम इस ब्रेन को भी अब इस्तेमाल नहीं करना चाहते किसी भी काम के लिए। लेट असाइड मैं इन्वेस्ट करूं एक रिश्ते को बनाने में, मैं ऐसे रिश्ते उसके अंदर एतबार जो क्या कल्टिवेट करने में। सोबिया, अगर हम अपनी सिचुएशन में देखें, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं एनवायरनमेंट से, और अभी ब्रेक पे आपसे मैं इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। एज एन अडल्ट मेरी एनवायरनमेंट मेरे पे कितना फुटप्रिंट छोड़ती है, और एक जगह से खाया हुआ धोखा कितनी जगह मैं प्रोजेक्ट करूंगा और ट्रांसलेट करूंगा उसको। इंडिविजुअल लेवल पे हम हर जगह बचने की कोशिश करते हैं। हम सर्वाइवल मोड पे ना, ट्रस्ट का जो पिलर है ना, वो सर्वाइवल है, सेफ्टी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, इसमें इंटीग्रेशन भी आती है लेकिन वल्नरेबिलिटी भी है। मैं अगर कहीं से डसा हुआ हूँ, मुझे चोट आई हुई है, तो मैं हर जगह फूकूंगा, वो जैसे हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे। मेरे बैक एंड पे मेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस उस डर को, उस खौफ को, उस डाउट को लिए फिरता है। ज़रा सा कहीं बजा तो फुल वो विंडो खुलती है। बड़े जब हम हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि यार नहीं, मैं डाउटफुल हो रहा हूँ, मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा, मुझे इसके सामने खुलना नहीं चाहिए, मुझे इसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। अच्छा, वो अंदर से एतबार ना करने वाली फीलिंग आती है। यही इंट्यूशन हमें अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहते हैं, खुदा ताला ने हर इंसान के अंदर एक अलर्ट सिस्टम रखा हुआ है, उसे पता चल जाता है। लेकिन वो कितना उसे रिजेक्ट करता है, कितना एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी तो होता है ना कि जहाँ पर ट्रस्ट आपको करना चाहिए वहाँ पर भी आप जो है ना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से नहीं कर पाते, आपके उधर भी प्रोजेक्शन शुरू हो जाती है। इसलिए हाउ डू यू डिफरेंशिएट? इसीलिए कहते हैं
कम टू द प्रेजेंट मोमेंट, अभी आप महसूस कैसा कर रहे हैं अगले के साथ। अभी तो मसला पता है क्या है, अभी तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, कल का नहीं पता सही महसूस करेंगे। असल में आपका मूड कैसा है, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि तकरीबन आपकी 3 से 4 सिटिंग के अंदर आप डिसाइड करता है आपका माइंड कि आपको कितनी हद तक उसके साथ चलना है। लेकिन मैं थका इतना हूँ, चोट इतनी ज़्यादा आई हुई है, मुझे कोई बंदा चाहिए, बंदी चाहिए जिसके साथ मैं कनेक्ट हो सकूँ। हमारे माशरे के अंदर फुकदान है अपनाइयत का, हमारे माशरे के अंदर फुकदान है, मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ सर्वाइवल। हम ना हमारे बड़े लोग भी बच्चों की तरह ना आगे पीछे ढूंढ रहे होते, कोई आए जिसके कंधे पे मैं सिर रखूं और मैं रोऊं। हम वो स्पेस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। रिश्तों के लिए बेसिक जो कंटेंट सबसे पहला है वो एतमाद होता है। अगर वही खत्म होता जाएगा, अली मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ, अगर वही खत्म होता जाएगा तो फिर व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको नजर आता है फिर मुआशरा जो है, मैं दुनिया की बात नहीं करती, हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, हमारा माशरा फिर किस तरफ जा रहा है? हम हमारे रिश्ते जो हैं, अगर पेरेंट्स के ऊपर एतमाद नहीं होगा, बहन भाइयों के ऊपर एतमाद नहीं होगा, दोस्तों के ऊपर, कॉलीग्स के ऊपर एतमाद नहीं होगा, देन यू थिंक हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फंक्शन कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जिस तरह ये सुबिया बहन ने भी बात की, जब हम इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर एंटरिंग द डूम्स। और ये सारी चीज़ें वेस्ट से हो चुकी हैं। हम चूंकि वेस्ट को अपनाते हैं तो अब हम उनकी ये जो ट्रस्ट के, फॉर एग्जांपल वहाँ पर 16 साल के बाद बच्चे को कहा जाता था पे रेंट इफ़ यू वांट टू स्टे इन दिस हाउस, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड आना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ 3 चीज़ें थोड़ी सी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 3 चीज़ें यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो कि मैं समझता हूँ कि इसकी जड़ है। और अगर मैंने अपने आप को ठीक करना है तो मुझे देखना है कि मैं ये 3 काम तो नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी वजह से मैं किस गड्ढे में गिरने जा रहा हूँ अपनी फैमिली के अंदर। छोड़ दीजिए बाहर की, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के अंदर मैं कहाँ गिर रहा हूँ। नंबर 1, वर्ड्स एंड एक्शंस डू नॉट मैच। मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको काम करता हूँ, मैं ये करूँगा नहीं, जबकि अल्लाह कुरान में भी कह रहे हैं कि वो क्यों कहते हो जो कर नहीं सकते, ठीक है। और ये मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। दूसरी चीज़ बहुत क्विकली से बताऊंगा, हम एजम्पशन करते हैं विदाउट कम्युनिकेशन। मुझे कॉल नहीं की, मेरा मैसेज नहीं चेक किया, डबल टिक नहीं आया, मुझसे नफरत करता है या मुझे पसंद नहीं करता, वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि उसने डबल टिक नहीं दिया यार। वो बेचारा कहीं मैं आपके साथ इस वक्त बात का प्रोग्राम कर रहा हूँ, हाँ आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो वहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। अब मैं उनको अगर रिप्लाई नहीं कर रहा और वो मुझे क्वेश्चन मार्क डालना शुरू कर देंगे और फिर कहेंगे आप जवाब क्यों नहीं देते, ठीक है, एजम्पशन। तीसरी चीज जो एक्चुअली एक ब्रिज है, जिस ब्रिज को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, अभी ये ब्रिज ब्रोकन हुआ है, और वो है लैक ऑफ इमोशनल सेफ्टी। हम एक दूसरे को जज करते हैं, खुद को जज करते हैं, एक दूसरे को माफ नहीं करते, खुद को माफ नहीं करते, और हम इमोशनली इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हमारे लिए क्रिटिसिज्म हो, कुछ हो, उसको हम समझते हैं कि बस कता ताल्लुक, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। ये तो 3 चीजें आ गई को नहीं समझते। ये तो 3 चीजें आ गई अली जो आपने बताई। मैं चाहता हूं कि साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव अगर ये डैमेज हो चुका है इन 3 पॉइंट्स की वजह से, तो साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव हमें बिल्कुल शॉर्ट में, हमारे पास 5 सेकेंड्स होंगे, क्या हमें बताता है कि हम ट्रस्ट को हम फिक्स कर सकते हैं या नहीं? यस, बट अगर आपने कमिटमेंट की है कि यू नीड टू ट्रस्ट मी, तो उसकी रिपीटेशन करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी। जब कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है तो रिपेरेंस ऑब्वियस है। अपनी रूट्स के आप जितना करीब रहेंगे उतना ही आप अपनी फितरत के करीब रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अली थैंक यू सो मच। थैंक यू अली। सोबिया आपका बहुत शुक्रिया। नून मीम राशिद कहते हैं तुम जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, तुम अनकही से डरते हो। ये बड़ा ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ एतमाद जो है ना उसको बहाल रखिए, ये हमारे ह्यूमन होने की, इंसान होने की निशानी है, वरना जानवर भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।